गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्गत पब्लिक फाइनेंस इसके अंतर्गत पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है, राजस्व। तो इसमें प्राचीन समय में जो राजे महाराजे हुआ करते थे वो विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाते थे। टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से वो पैसा राजा और महाराजाओं के पास पहुंचता था। वो अपने खर्च करते थे और अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर भी वो व्यय करते थे। यदा कदा सामाजिक कार्य भी कर देते थे, जैसे कुआं बनवाना, धर्मशाला का निर्माण करा देना। इस तरह के जो छोटे मोटे कार्य होते थे वो कर देते थे। ऐसे समय चलता गया, प्रजातांत्रिक सरकारों का गठन हुआ। इसी तरह ऐसा कार्यक्रम विभिन्न करों के माध्यम से राजा महाराजा अपना करते थे और अपने ऊपर, अपनी सीमाओं पर सुरक्षा करते थे और थोड़ा बहुत पैसा पब्लिक पर खर्च कर देते थे। लेकिन वर्तमान समय में आज की जो सरकारें हैं वो प्रजातांत्रिक सरकारें हैं। लोग सरकारों को वोट देते हैं, पार्टियों को वोट देती है, सरकार बनती है। जब सरकार बनती है तो लोगों को उनसे अपेक्षाएं होती हैं कि हमने इनको वोट दिया है, ये हमारे लिए ये करें, ये हमारे लिए ये करें। तो सरकार पर भी नैतिक दबाव बनता है। तो सरकार भी जो बनती है तो वो अधिक से अधिक जनता के लिए कार्य करने का प्रयास करती है। तो अब यहाँ था ये पब्लिक फाइनेंस है क्या। हम सबसे पहले बताते हैं बजट। इसमें दो तरह के बजट होते हैं। एक पब्लिक मीन्स लोग बनाते हैं अपने लिए, मिनिमम एक दिन का, अधिकतम एक महीने का बजट बनाया जाता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अन्य साधनों से जो उनको इनकम होती है, वो उनको एक महीने में एक मुश्त मिलती है, एक साथ मिलती है, महीने के अंत में या दूसरे महीने के प्रारंभ में। जो उनको पैसा मिलता है वो एक महीने उनको उसी से व्यय करना होता है। तो उन्होंने कर लिया, इतने बच्चों पे इतना, बच्चों की फीस पे इतना पैसा खर्च करना है, इतना परिवार पे खर्च करना, इतना, इस पर अलग अलग उन्होंने अपना वैल्यूएशन कर लेते हैं। उसी के आधार पे उसी से अपना वो पूरे मंथ का, महीने का खर्चा चलाते हैं। अगर कारणवश अगर कोई भी पैसा की कमी आ जाती है या कोई समस्या आ जाती है तो वो क्या करते हैं, वो पड़ोसी से पैसा ले लेते हैं। भैया ऐसा कीजिए, मुझे इतने पैसे आप दे दीजिए, मैं आपको अगले महीने में दे दूँगा। तो इस तरह ये व्यक्तिगत बजट जो होता है वो इस तरह बनाया जाता है। अब दूसरा है सरकारी बजट। सरकारी बजट कैसे बनता है। सरकारी बजट में ये होता है, पहले हम निजी बजट में बनाते हैं, सबसे पहले हम इनकम देखते हैं, उसी के आधार पे हम व्यय की रूपरेखा तैयार करते हैं। लेकिन सरकारी बजट में इसका उल्टा होता है। सरकारी बजट में होता है, सबसे पहले हम व्यय देखते हैं, हमें किन किन मदों पे कितना पैसा, किन किन मदों पे हमें कितना पैसा व्यय करना पड़ता है। तो हमें शिक्षा पर कितना पैसा खर्च करना है, स्वास्थ्य पे कितना है, रोजगार पे है, और ऐसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें कितना पैसा खर्च करना होता है एक वित्तीय वर्ष में। तो सरकार को ये मालूम हो जाता है कि हमें विभिन्न मदों में इतना पैसा खर्च करना है। अब सरकार को पैसा ये आएगा कैसे। क्या सरकार स्वयं अपने पास से इसको व्यय करेगी? नहीं। सरकार क्या करती है, फिर वो ये देखती है कि ये पैसा विभिन्न करों के माध्यम से सरकार के पास पहुंचता है। तो सरकार के पास दो तरह से पैसा पहुंचता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनडायरेक्ट को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स में प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो व्यक्ति स्वयं अदा करता है। जो व्यक्ति, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, जिनको सैलरी मिलती है, जो जिनकी इनकम होती है, वो एक वित्तीय वर्ष में उनको क्या सरकार ने कह दिया, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 2.5 लाख से 3 लाख तक है आपको 10%, 3 लाख से 4 लाख तक है 15%, 4 लाख से 5 लाख है 20%, इसके अगर 5 लाख से ऊपर है तो 25% एबव होगा। इस तरह के सरकार टैक्स लगाती है। जो व्यक्ति नौकरी पेशा व्यक्ति जो है, नौकरी पेशा जो व्यक्ति है, जो इन परिधि के अंतर्गत आता है, वो अपने हिसाब से सरकार का वैल्यूएशन करके वो टैक्स दे देता है। वो छुपा भी नहीं पाएगा क्योंकि ये ओपन टैक्स होता है, ओपन सैलरी है, वो व्यक्ति छुपा भी नहीं पाएगा। जितना वो टैक्स बनेगा वो उतना का वो भुगतान कर देता है। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो व्यक्ति स्वयं देता है, वो किसी दूसरे पे नहीं टाल पाता है,
उसको स्वयं देना होता है, उसको ये मालूम होता है कि मुझे कितना टैक्स देना है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ये अप्रत्यक्ष कर देता कोई और है लेकिन वसूला किसी और से जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक वस्तु प्रयोग के लिए एक कोई नहाने का साबुन लिया, अब टैक्स मैं दे रहा हूँ लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है और इसमें कितना पैसा टैक्स का इनडायरेक्ट लगा हुआ, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन जब ये फैक्ट्री में इसका उत्पादन होता है तो इसी समय उस पर उत्पादन टैक्स ले लिया जाता है। तो उसी समय जो कंपनी का मालिक होता है वो उसी समय उस वस्तु जितना टैक्स बनता है वो सरकार को पे कर देता है। लेकिन क्या वो अपने पास से पे करता है? नहीं। जितना टैक्स होता है, जितना एक वस्तु पे टैक्स जो फैक्ट्री में वस्तु का उत्पादन होता है तो उसी समय वो अपना टैक्स दे देता है। टैक्स देने के बाद जितना टैक्स बनता है वो उसके प्राइस में उतना वो टैक्स अमाउंट जोड़ देता है। अमाउंट जोड़ने के बाद जो एक्चुअल प्राइस, जो टोटल टैक्स होता है वो भी जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद वो बाज़ार में वो वस्तु उस पर बेचने के लिए बेच दी जाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स देता कोई और है लेकिन वसूल जो व्यक्ति उसको प्रयोग करेगा वो उस पर वो टैक्स उसको देना पड़ता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता है कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं। जैसे कि बाज़ार में हम नहाने का एक कोई साबुन लेने गए, हम वहाँ से उसको हमने पूछा ये कितने रुपए का, उसने कहा भैया ये इतने रुपए का है। तो हमने कहा ठीक है मुझे दे दीजिए। तो हम नहाने का साबुन अपने प्रयोग के लिए ले आए, लाने के बाद हमने उसका प्रयोग किया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम हमने सरकार को इसमें कितना टैक्स दिया है। तो जो इस तरह के टैक्स होते हैं, जब हम कोई वस्तु लेते हैं या कोई लेते हैं उसके बदले हमें टैक्स देना पड़ता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं। तो इस तरह के टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो सरकार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के टैक्स के माध्यम से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। अब सरकार को विभिन्न टैक्स के माध्यम, मान लीजिए सरकार को एक वित्तीय वर्ष, यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे, वित्तीय वर्ष और कैलेंडर वर्ष। वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। जो कैलेंडर वर्ष होता है 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है। जहाँ भी हम लेन देन का काम करते हैं, राजस्व का काम करते हैं, व्यवसायिक गतिविधियाँ होती हैं, वो सब वित्तीय कैलेंडर के अनुसार होती हैं। तो उसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च में जो भी लिखा पढ़ी की जाती है उसमें की जाती है। तो सरकार को विभिन्न करों के माध्यम से सरकार के पास जो कर संग्रह हो गया, अब मान लीजिए सरकार को किसी एक वर्ष में 1 रुपये खर्च करना है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे और भी विभिन्न प्रकार के उन पे नागरिकों पे, लेकिन सरकार के पास 90 पैसे विभिन्न करों के माध्यम से पहुंच जाते हैं। अब जो 10 पैसे सरकार के पास नहीं पहुँचे उसके लिए सरकार क्या करेगी? हमने तो बजट बनाया 1 रुपये के लिए, लेकिन विभिन्न करों के माध्यम से सरकार के पास 90 पैसे पहुँच रहे हैं। जो 10 पैसे नहीं पहुँच रहे हैं तो सरकार के सामने 2 विकल्प हैं। एक है रिजर्व बैंक से लोन ले सकती है, दूसरा है विश्व बैंक से लोन ले सकती है। तो इन दोनों के माध्यम से, जिससे समय परिस्थिति ध्यान में रखते हुए जो सरकार उचित समझती है वो या विश्व बैंक से लोन ले सकती है या रिजर्व बैंक से लोन ले सकती है और अपने बजट जो जितना पैसा कम पड़ रहा उसको पूर्ण करके वो अपना चलाती है। क्योंकि बजट भी कई तरह के बनाए जाते हैं, जैसे है प्रॉफिट का बजट। जहाँ विकसित देश हैं तो वहाँ पे हमेशा घाटे के बजट बनाए जाते हैं। जो विकसित देश हैं जहाँ पे पूर्णतया शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इस तरह के जो देश है, अमेरिका है, जापान, ये विकसित देश हैं। विकासशील देशों में सरकार को आय अधिक प्राप्त होती है और व्यय कम करना पड़ता है, तो इसे विकासशील कहते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जितना मुझे विभिन्न करों के माध्यम से टैक्स मिल रहा है हम उतना व्यय कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, घाटे का बजट। भारत जैसा विकासशील देश होने के कारण यहाँ पे सरकार हमेशा घाटे के बजट बनाती है, क्योंकि अभी यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, कभी बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र वहाँ भी शिक्षा के भी अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, रोजगार का है,
इस तरह के अभाव होने के कारण सरकार अत्यधिक व्यय करती है, यानी कि राजस्व कम प्राप्त होता है और व्यय अधिक होती है, जिससे कि यहाँ के जो नागरिकों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो। तो इस तरह जो भारत एक विकासशील देश होने के नाते यहाँ पे जो बजट बनाए जाते हैं वो हमेशा घाटे के बजट बनाए जाते हैं, जिससे यहाँ पे अधिक से अधिक विकास हो और नागरिकों को जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो। तो ये बजट हो गया। अब पब्लिक फाइनेंस में के अंतर्गत इसका क्या अर्थ है और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस पर क्या अपने विचार दिए हैं, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस तरह आपने देखा कि जो ये बजट होता है, दो तरह के बजट बनाए हैं। तो एक निजी बजट होता है जो व्यक्ति अपने लिए बनाता है, वो एक दिन मिनिमम मैक्सिमम एक महीने के लिए बनाते हैं। जो सरकार बजट बनाती है वो अधिकतम एक वर्ष के लिए बजट बनाती है। सरकार बजट बनाती है, पहले व्यय देखती है, उसके बाद इनकम की व्यवस्था करती है। निजी बजट बनता है, जो हमारी इनकम उसी के आधार पे हम अपना खर्च की व्यवस्था करते हैं। ये दो तरह के बजट हो गए। हम यहाँ पे सरकारी बजट की बात कर रहे हैं। अब विभिन्न इसका जो पब्लिक फाइनेंस का क्या अर्थ है और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या उनके इस पब्लिक फाइनेंस में उनके क्या विचार हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। अब राजस्व या इसको कहते हैं लोक वित्त, तो इसका क्या होते हैं पब्लिक फाइनेंस। राजस्व शब्द संस्कृत का है जो राजन प्लस स्व के योग से बना है। इसका अर्थ है राजा का धन। राजनैतिक दृष्टिकोण से राजा को मनुष्य, समाज और क्षेत्र का विशेष मुखिया कहते हैं, क्योंकि जब राजा होता है वही जो उसकी प्रजा होती है वो उसका मुखिया होता है। अगर कोई समस्या आती है तो जो राजा होता है उसका नैतिक कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा की रक्षा करना, जो प्रजा पर जो कठिनाई आती है उन कठिनाइयों को दूर करना। इस प्रकार राजस्व के लिए शाब्दिक अर्थ में हम इसके अंतर्गत यह अध्ययन करते हैं कि राजा अपने राज्य के कार्यों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार करता है। अब कोई राजा है, वो अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना चाहता है, तो सबसे पहले जरूरी है उसके पास पैसा होना। तो पैसा कैसे होगा? विभिन्न करों के माध्यम से होगा। जब कर लगाएगा तभी उसके पास पैसा होगा और अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास करेगा। अंग्रेजी भाषा में पब्लिक फाइनेंस शब्द का हिंदी में अर्थ लोक वित्त है। लोक मीन्स पब्लिक या सार्वजनिक शब्द का अर्थ है जनता के समूह को वैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता से है। यानी कि एक जो राजा होता है एक वो सामूहिक सबका होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो सारी प्रजा का राजा होता है। लोक वित्त विषय के संदर्भ में इस सत्ता के अंतर्गत इसमें तीन प्रकार की सरकारें होती हैं। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारों को शामिल किया जाता है। वित्त का सामान्य आशय मुद्रा से है, लेकिन व्यापक अर्थ में साख, जिसको अंग्रेजी में हम क्रेडिट को भी वित्त में शामिल किया जाता है। इस प्रकार लोक वित्त का आशय सरकार की वित्त व्यवस्था से संबंधित क्रियाओं से है। तो सरकार, जो भी सरकार हो या राजा हो, तो वो अपने अगर प्रजा को अगर अधिक से अधिक अगर सहूलियत देना चाहेगा तो उसके लिए उसके पास राजस्व होना बहुत जरूरी। अगर राजस्व के लिए सरकार या राजा के पास, तो वो विभिन्न करों के माध्यम से अपने पास राजस्व एकत्र करता है। जो राजस्व उसके पास आता है तो विभिन्न चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनमें अधिक से अधिक वो व्यय करने का प्रयास करता है। अब इस संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उनके भी विचार हैं। उन्होंने इस संबंध में क्या कहा है मैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। डाल्टन ने कहा है कि राजस्व का संबंध लोक सत्ताओं के आय और व्यय से तथा एक दूसरे के साथ समायोजन से है। जो डाल्टन है उन्होंने कहा है कि जो राजस्व का संबंध आय व्यय से है और एक दूसरे के समायोजन से है। मतलब हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमारे लिए रोड बनवा देगी, हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर देगी, हमारे लिए शिक्षा की व्यवस्था कर देगी, हमारे लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर देगी। यानी कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, ये डाल्टन ने कहा है। दूसरे अर्थशास्त्री हैं प्लेहन ने कहा है। उन्होंने क्या कहा है? राजस्व वह विज्ञान है जो राजनीतिज्ञों द्वारा राजस्व के उचित कार्यों को पूरा करने के लिए
भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं प्रयोग करने से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करना है। तो ये डाल्टन ने कहा है कि राजस्व वह विज्ञान है जो हमारी राजनीतिक क्रियाओं के राज्य के उचित कार्यों को, जो हम उचित कार्य हैं, जो राजा या जो प्रजातंत्र सरकारें हैं, जो उनको उचित लगता है कि नहीं हमें इस डिपार्टमेंट में इतना पैसा खर्च करना चाहिए या इसमें हमें इतना पैसा खर्च करना चाहिए, तो वो उसी आधार पे अपना बजट बनाती है और उसी के आधार पे वो व्यय करने का प्रयास करती हैं। तीसरा है वेस्टेविल के अनुसार, तो इन्होंने क्या कहा है, राजस्व राज्य की लोक सत्ताओं के व्यय और आय तथा उनके पारस्परिक संबंध और वित्तीय प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। वेस्टिवल ने कहा है कि जो राजस्व है लोक सत्ताओं के आय और व्यय, मतलब हम सरकार जो है वो कितना टैक्स लगा रही, टैक्स के माध्यम से सरकार को कितना पैसा मिल रहा है और उसके बाद वो कितना पैसा समाज पर पुनः व्यय कर रही है, तथा पारस्परिक संबंध, इन दोनों में आपरी में क्या पारस्परिक संबंध है, और वित्तीय प्रशासन, और हमें किस तरह इनको टैक्स वसूलने में सरकार को सुविधाएं, नागरिकों को सुविधाएं देने में हमें वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण की भी ज़रूरत पड़ती है, ये वेस्टिवल ने कहा। तो इस तरह आपने देखा कि जो पब्लिक फाइनेंस है इसके अंतर्गत जो भी सरकार होती है या प्रजातंत्र, इस समय जो प्रजातंत्र सरकारें होती हैं वो जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, और जनता के द्वारा जब चुनी जाती है तो उनसे अपेक्षाएं भी होती हैं कि सरकार हमारे लिए ये कार्य कर दे, सरकार हमारे लिए इस तरह कार्य कर दे, सरकार इस तरह कर दे, तो सरकार पर भी नैतिकता का दबाव बनता है, तो सरकार उस पर व्यय करने का प्रयास करती है। जब सरकार व्यय करने का प्रयास करती है तो सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है वो पैसा कहाँ से लाए, तो इसके लिए सरकार टैक्स लगाती है, विभिन्न टैक्सों के माध्यम से वो पैसा अपने पास एकत्र करती है और जन कल्याण, पुनः जो पैसा सरकार के पास पहुंचता है वो जन कल्याण कार्यक्रम में, जन कल्याण योजनाओं में पुनः वो व्यय करने का प्रयास करती है। तो इस पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आज इस वीडियो में ये पब्लिक फाइनेंस क्या है और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध में क्या विचार दिए वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया।